नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम लेकर के आए हैं 9 मई 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, यानी 9 मई 2020 से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं सीरीज में। और जैसा कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर एकलव्य पीसीएस सर्च कीजिए और वहाँ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, 8 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलीसीमिया दिवस, विश्व डाक दिवस, इनमें से कोई नहीं। और अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वैसे तो इसके दो आंसर हैं, ठीक है। ये दोनों ही दिवस 8 मई को ही मनाए जाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस भी और विश्व थैलीसीमिया दिवस भी। लेकिन इसका हमें एक चुनना है, तो ऐसी स्थिति में हम विश्व रेड क्रॉस दिवस चुनेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से सवाल आता है तो वैसे तो दोनों ही हैं लेकिन विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है एक बड़ा दिवस है, इसलिए इसको प्राथमिकता यहाँ पर हम देंगे। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस तथा विश्व थैलीसीमिया दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं व्याख्या में, 8 मई को विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस तथा विश्व थैलीसीमिया दिवस दोनों मनाए जाते हैं। थैलीसीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक बीमारी है, जबकि विश्व रेड क्रॉस दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्वेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इस प्रश्न को एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन, ऑपरेशन नौसेना सेतु, ऑपरेशन बचाव सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वायु सेतु। तो अगर आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें ये खबर जो है प्रमुखता से छपी थी और उसमें ये भी बताया गया था कि ये जो भारतीय हैं, ये किस देश में जो फंसे भारतीय हैं उनको सबसे पहले बचाया गया है। तो फिलहाल इसका आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके अंतर्गत नेवी क्या कर रही है? नेवी ने पहले चरण में मालदीव में फंसे भारतीयों को मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। आप देख सकते हैं, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का पहला चरण 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का, इसका जो पहला चरण है वो 2020 से शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय नागरिकों को मालदीव से निकाला जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है? वो कौन सा स्टेट है जिसने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है? इस स्टेट में 29 मई तक लॉकडाउन के नियम चलेंगे। ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो कौन सा स्टेट है जिसने 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है? ऐसा करने वाला पहला स्टेट है ये। और इस सवाल का जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। ध्यान रखेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तेलंगाना राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है, ठीक। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तेलंगाना राज्य जो है किस वर्ष स्थापित हुआ। वो डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस वर्ष स्थापना हुई तेलंगाना राज्य की, ठीक है। आप देख सकते हैं आगे व्याख्या, भारत का तेलंगाना राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद समीक्षा की जाएगी, लेकिन राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। देखिए बेसिकली क्या है, कोरोना के दौरान 3 जोन बनाए गए हैं। पहला है रेड जोन। रेड जोन में तो आने जाने की पूरी मनाही है, वहाँ तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। उसके बाद आता है ये आपका ऑरेंज जोन, है ना। ऑरेंज जोन देखिए क्या होगा, ऑरेंज जोन में जो है थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी, है ना, क्योंकि वहाँ पर देखिए रेड जोन में क्या है, रेड जोन में कोरोना के मामले अभी भी मिल रहे हैं।
ऐसे इलाके जहाँ पर कोरोना के मामले अभी भी मिल रहे हैं वो है रेड जोन। ऐसे इलाके जहाँ पर कोरोना के मामले मिले तो थे लेकिन उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है तो अब नहीं मिल रहे हैं तो वो है ऑरेंज जोन। और ऐसा जोन जिसमें कोरोना के मामले अब हैं ही नहीं या जितने भी थे उन्हें कंट्रोल कर लिया गया, अब वहाँ पे एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, तो वो है ग्रीन जोन। ठीक है, तो ये है रेड जोन तो पूरे तरह से सील है, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में छूट दी जा सकती है। ठीक, तो यही है यहाँ पर, है ना। तो लॉकडाउन को बढ़ा दिया है 29 मई तक तेलंगाना राज्य ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तेलंगाना की स्थापना किस वर्ष हुई है। आगे देखें, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूएन में हमारे स्थायी प्रतिनिधि कौन है। ऑप्शन है टी.एस. तिरुमूर्ति, राहुल सचदेवा, निर्मल त्यागी, मोहन लाल। और इस सवाल का जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति बने हैं संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि। हालांकि इस सवाल को मैं एक बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। कल जाने परसों ही हमने इसकी चर्चा की थी और मैंने बताया था किसने इस्तीफा दे दिया है, उनके स्थान पर ये आए हैं। तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में याद करके बताएंगे कि वो कौन व्यक्ति हैं जिनका स्थान लिया है टी.एस. तिरुमूर्ति ने। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेवारी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है। ऑप्शन है नेटमेड्स, जेनरिक आधार, फार्मे इजी या एट फार्मेसी। ये कंपनियों के नाम हैं। अब कौन सी कंपनी है जिसकी 50% हिस्सेदारी खरीद ली है, वो कंपनी है जेनरिक आधार। जेनरिक आधार नामक कंपनी की 50% हिस्सेदारी खरीद ली है टाटा ग्रुप ने। ठीक, व्याख्या आप देख पाएंगे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने जेनरिक आधार फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है, जिस कंपनी के फाउंडर 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे हैं। यह कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाओं को बहुत ही सस्ते दामों पर बाज़ार में बेचती है और इस कंपनी के अब मालिक या हम कह सकते हैं आधे मालिक होंगे कौन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल बहुत चर्चा में रहा। भारत के किस शहर में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से लोगों की मृत्यु हो गई। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो इसका जवाब तो मैं समझता हूँ सभी लोगों को पता ही है ना। इसका जवाब क्या है, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स करके, एलजी आती है ना जिसकी टीवी आती है, फ्रिज वगैरह आते हैं, एलजी कंपनी जो है, तो उसी की एक ब्रांच जिसका नाम था एलजी पॉलीमर्स, उसके प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव हो गया जिससे 11 लोगों की मृत्यु हो गई विद्यार्थियों। ठीक है ना, आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हाल ही में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से 4 किलोमीटर के दायरे में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 300 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो ये काफ़ी बड़ी घटना है ना। इसने हमें याद दिला दी भोपाल गैस त्रासदी की। भोपाल गैस त्रासदी की इसने हमें याद दिला दी। शायद आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, भोपाल गैस त्रासदी। नहीं सुना है तो इंटरनेट पर जाकर के सर्च कीजिए भोपाल गैस त्रासदी क्या है, आपको नई जानकारी मिलेगी। और पेपर में कई बार पूछ भी जा चुकी है भोपाल गैस त्रासदी, तो उसी से मिलता जुलता कि सही। हालांकि वो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन ये उतने बड़े पैमाने पे नहीं है क्योंकि इसको कंट्रोल कर लिया गया तुरंत ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को, देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये हैं पद, कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बेसिकली कितने पद अब खत्म कर दिए जाएंगे, ये है। ऑप्शन है 8,304, 7,304, 9,304, 5,304। तो इसका सही जवाब है 9,304। 9,304 पद जो है अब समाप्त कर दिए जाएंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। ठीक है, देखते हैं जरा इसकी व्याख्या। रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर
समिति के द्वारा सिफारिशों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारे पद खत्म ही कर देगी तो लोग सरकारी नौकरी लेंगे कहाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप समझ लीजिए। एक समुद्र सेतु और दूसरा ये वाला प्रश्न, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? तो देखिए, नेवी तो चला रही है समुद्र सेतु, और एयरफोर्स या एयर इंडिया चला रही है वंदे भारत। ध्यान रखना, वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, या हम कह सकते हैं एयर इंडिया के द्वारा, जिसमें विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। और जो समुद्र के रास्ते से आएंगे वो हैं समुद्र सेतु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं, भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया तथा उसकी सहायक कंपनियां एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेंगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन, दोनों ही ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, कोरोना में जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो किसान रथ हो, चाहे आरोग्य सेतु हो, चाहे आयुष कवच हो, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और आयुष कवच जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिएगा, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी का, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूपी सरकार ने आयुष कवच नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया, यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों तथा चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है और ये आपको बताएगा कि आपको कैसे क्या करना चाहिए कोरोना से निपटने के लिए। बेसिकली एक प्रकार से सलाहकारी ऐप है जो आपको बताएगा क्या कर रहे हो, क्या मत करो। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन मोहन त्यागी, डीपीएस नेगी, राहुल राय, अजय सचदेवा। और श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक जो डीजी बने हैं वो हैं डीपीएस नेगी, ध्यान रखिएगा, डीपीएस नेगी बन गए हैं श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक। आप देख सकते हैं, भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी डीपीएस नेगी हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार तथा खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने तथा उनके विश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो ये थे विद्यार्थियों 9 मई के टॉप 10 करंट अफेयर। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा सारी की सारी चीज़ें। और कोरोना चल ही रहा है तो भैया घर पर रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इतिहास की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।